एसीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह आपको आज पढ़ाने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये है हमारे मनुष्य के पाचन तंत्र। इन्हीं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र होते क्या हैं। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है। पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि मनुष्य के शरीर में यानी हमारे शरीर में भोजन किस प्रकार से पचता है। तो भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ सभी एंजाइमों के बारे में अध्ययन करेंगे जो भोजन पचाने में काफ़ी मदद करता है। यानी हम मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे और अंत मल द्वार से करेंगे। यानी कि भोजन का पाचन की शुरुआत मुख से होता है और उसका अंत जो होता है मल द्वार से होते हैं। इसके बीच में आने वाले तमाम चीज़ों को यानी सभी चीज़ों को, जैसे पकवास है, अग्नाशय है, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। भाई एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फटाफट कलम कॉपी लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को आनंद ले करके पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि पाचन तंत्र की शुरुआत जो होती है मुख से होती है और उसका अंत जो है मल द्वार से होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से और अंत जो होता है मल द्वार से होता है। यानी भगवान ने जो इसको बनाए हैं, यानी इस पाचन तंत्र की रचना की है, काफ़ी खूबसूरत की है। तो हम उसके अंदर के सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। कि शरीर का वह अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, शरीर का वह अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र मेनली जो होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है उससे पाचन ग्रंथि से संबंधित पाचक ग्रंथि। पाचन से संबंधित पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि यहाँ पर पढ़ लेंगे और दूसरा चीज़ आहार नाल पढ़ेंगे। यानी हमारा पाचन तंत्र दो भाग में बटा होता है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। तो ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं आहार नाल, यानी कि पाचन तंत्र का प्रमुख पार्ट आहार नाल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आहार नाल होता क्या है। तो आहार नाल एक्चुअली यह जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुर्दा तक फैला होता है। यानी आहार नाल जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुर्दा तक फैला होता है और पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में ही रहता है। तो पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में ही रहता है। और एक प्रमुख बात है कि भोजन आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 32 फीट होता है। यानी आहार नाल जो होती है 32 फीट लंबी होती है। यानी हमारे शरीर में 32 फीट की आहार नाल होती है। सही सुन रहे हैं आप? हमारे शरीर में आहार नाल की पूरी लंबाई जो होती है 32 फीट होती है। हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। तो आइए देखते हैं आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है। इसके अंतर्गत हमें किस किस चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। तो आहार नाल में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मुख गुहा। आहार नाल में क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख गुहा। इसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद पढ़ेंगे आमाशय, आमाशय के बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय यानी मलाशय या मल द्वार, उसी में आता है गुर्दा। यानी कि जो हमारा आहार नाल है वो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक फैला है? यानी गुर्दा तक फैला है। यानी मल द्वार तक फैला हुआ है, मल द्वार तक फैला हुआ है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुख गुहा क्या होता है, ग्रसनी होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि पाचक ग्रंथि क्या होती है। आपको बता दें पाचक ग्रंथि क्या होती है।
तो अब 2 नंबर की बारी है कि पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है। तो इधर बता दें कि पाचक ग्रंथि जो होती है बेसिकली भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। पाचक ग्रंथि क्या करती है कि भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। तो एंजाइम में कुछ प्रमुख अंग भी शामिल हो जाएंगे, जैसे यकृत, ये सब एंजाइम के रूप में शामिल हो जाएंगे। यानी कि पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से चीज़ आते हैं पाचक ग्रंथि के अंतर्गत। तो लार ग्रंथि आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, लार ग्रंथि, यकृत और इसके बाद पित्ताशय। लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, इसमें हम चर्चा करेंगे। पाचक ग्रंथि के अंतर्गत किसकी चर्चा करेंगे? लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय की चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि पाचन तंत्र में भोजन की यानी कि पाचक तंत्र में, पूरे पाचन तंत्र में जो शुरुआत होती है पाचन तंत्र की, उस कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। और छोटी आंत में पाचन तंत्र का यानी भोजन का अंत होता है। यानी कि भोजन कहाँ पच जाता है? छोटी आंत में जाकर के भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। और उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। यानी कि यहाँ पर छोटी आंत जो दिखाई दे रही है, इसमें जो होता है इसका पूर्ण पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इस बड़ी आंत में क्या होगा? जल का अवशोषण। क्या होगा? जल का अवशोषण। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन। भोजन का पूर्ण पाचन, यानी कहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और हम बात करें मुख, तो यहाँ से भोजन का प्रारंभ होता है। भोजन का प्रारंभ होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। उम्मीद है कि आप ये चीज़ सभी समझ पा रहे होंगे। आप नोट्स बुक एकदम रेडी करते रहिए, यानी कि आप इस सभी चीज़ों का नोट्स जो है अच्छे से रेडी करते रहिए। इसके बाद जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपको बेहिचक कमेंट बॉक्स में एकदम धड़ाधड़ पूछिए। तब जाकर ना मैं सोचूंगा कि नहीं, हमारे जो हमसे पढ़ने वाले हमारे बच्चे लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो रियल में अगर अच्छा लगे तो इसको क्या करना है? आगे बढ़ाते रहना है। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत काफ़ी ज़रूरत रहेगा मेरे लिए। और आप लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको कुछ भी हो, ये चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा रहा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन? आहार नाल और पाचक ग्रंथि। पाचक तंत्र के कितने भाग? 2 भाग, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल के जो होते हैं, इसमें मुख गुहा से ये कहाँ तक फैला होता है? गुर्दा तक फैला होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार और गुर्दा आते हैं। जबकि पाचक ग्रंथि क्या करती है? ये भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। पाचक ग्रंथि क्या करती है? भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? लार ग्रंथि आती है, यकृत आती है, पित्ताशय आता है और अग्नाशय। लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। मुख जो होता है वहाँ से भोजन का प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। और भोजन का पूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन की क्रिया होती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसे मिटाएंगे और मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे अब मिटा देते हैं और मिटा करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। का अगला भाग है मुख गुहा। हम सबसे पहले मुख गुहा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मुख गुहा की। किसकी बात करते हैं? मुख गुहा की। तो मुख गुहा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वैक्यूल कैविटी।
वैक्यूल कैविटी के बारे में बात करते हैं तो चलो मुख गुहा होता क्या है। मुख गुहा यानी मुंह। मुख गुहा में यानी मुंह में जो भी चीज़ें हैं, दांत से लेकर जीभ से लेकर इन चीज़ों के बारे में हम जो भी मुंह के अंदर पाया जाता है उसके अंदर की गुहाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मुख गुहा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या हमारा वीडियो ठीक से शूट हो रहा है, पहले ये देखना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ही सही तरीके से ठीक हो रहा है। अभी हम फिलहाल अकेले हैं तो सब चीज़ देखना पड़ रहा है। जो पाचन होता है वो प्रारंभ जो होता है वो मुख गुहा से होता है, यानी कि पाचन का प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है, मुख गुहा से होते हैं। यानी कि पाचन का प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है। मुख गुहा क्या होता है, एक खाली जगह होता है जहाँ से भोजन का प्रारंभ होता है। यानी मुख गुहा के अंदर ही भोजन को चबाया जाता है, यानी भोजन को कूचा जाता है। मुख गुहा के अंदर ही भोजन हम क्या करते हैं, खूब चबाते हैं, कूचते हैं। इसके बाद ग्रासनी के माध्यम से आहारनाल में ढकेलते हैं, तब जा कर के सारे प्रोसेस की क्रिया शुरू होती है। तो आगे देखते हैं इसके अंतर, जिसमें मुख गुहा के अंतर्गत, मुख गुहा में जब अंदर जाएंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा, हमें जीभ मिलेगा। इसके बाद तीन जोड़ा लार ग्रंथि मिलेगी, 3 जोड़ा लार ग्रंथि मिलेगी और 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा उसी के बीच में यानी कि हमारे मुख गुहा में ही 32 दांत, यानी भोजन को चबाने के लिए क्या चाहिए, दांत चाहिए। यानी 32 दांत भी मुख गुहा के अंदर मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों में थोड़ा दांत कम होता है, जैसे जैसे उम्र ये वयस्क मनुष्य में 32 गो दांत होता है, और वयस्क मनुष्य से कम उम्र होंगे तो उनमें 30, 28, 24 ऐसे करके मतलब रहते हैं। आप लोग समझदार हो, इस चीज़ को समझ जाएंगे। 32 दांत पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें है क्या। मुख गुहा इतना ही, मुख गुहा में इतना ही। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या हो गए, आगे पढ़ाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथि की। यहीं पर एक हमारी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं लार ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। लार ग्रंथि जो होता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, लार ग्रंथि जो है प्रतिदिन लार का निर्माण जो करती है 1 से 1.5 लीटर का लार निकालती है। यानी लार ग्रंथि जो है लार का निर्माण कितना करती है, 1 से 1.5 लीटर, यानी कह सकते हैं 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। लार ग्रंथि प्रतिदिन कितने लार का निर्माण करती है, 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण कर देती है। लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करती है, यानी स्राव या निर्माण करती है। लार में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, तो लार में लिख सकते हैं कि लार में लाइसोजाइम, लार में लाइसोजाइम, टाइलिन, सबसे प्रमुख टाइलिन। लार में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइअस्टेज तथा म्यूलिन, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइअस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा जो होता है किसका होता है, टाइलिन नामक एंजाइम का। तो लार में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन है। तो इसीलिए इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ये भी एंजाइम है, ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन टाइलिन सबसे अधिकता होता है। क्यों, देखिए जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है ना उसका नाम पहले आता है, ठीक है, आता है ना पहले, बिल्कुल सही बात है। यानी पहले जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसका नाम पहले आता है, यानी कि टाइलिन का पहले होगा, इसके बाद डाइएस्टेज तथा म्यूलिन हो जाएगा। अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। हमारे लार ग्रंथि से लार का एंजाइम निकलता है, जो सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। गला सूख रहा है, टाइलिन हो जाएगा। इसमें लाइसोजोम नामक ये लाइसोजोम हम जो लिखे हैं, म्यूलिन को इधर लिख देते हैं तथा म्यूलिन को इधर लिख देते हैं भाई। ये जो होता है लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है, लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमारे लाइसोजाइम नामक जो होता है कीटाणु को मार देता है। ये कीटाणु को मार देता है, कीटाणुओं को मार देता है, कीटाणुओं को मारता है। ये मारने का काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा, कीटाणुओं का नाश, कीटाणुओं का नाश कौन करता है, कीटाणुओं का नाश कौन करता है, तो कीटाणुओं का नाश जो करता है लाइसोजाइम करता है। कीटाणुओं का नाश कौन करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं का नाश कर देता है। कीटाणुओं का नाश करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, कीटाणुओं का नाश करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं का नाश कर देता है, ठीक है। तो कीटाणुओं का नाश करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम जो है कीटाणुओं को क्या कर देता है। हमारे लार ग्रंथि में टाइलिन सबसे अधिक मात्रा में, तो कौन से सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं इसमें। चलिए तो हम बात करते हैं लाइसोजाइम क्या करता है। जैसा कि हमने बताया लाइसोजाइम जो है कीटाणुओं का नाश करता है, यानी कि कीटाणुओं को नाश करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। और टाइलिन और डाइएस्टेज, ये दोनों मिलकर के जो है स्टार्च यानी मंड को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किस में बदल देता है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। स्टार्च को कौन सा एंजाइम पूछ देता है क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, तो टाइलिन और डाइएस्टेज। म्यूलिन जो एंजाइम होता है, ये म्यूलिन एंजाइम जो है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन एंजाइम जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन जैसा कि आप देख रहे हैं, म्यूलिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा का मतलब क्या होता है, चिपचिपा का मतलब लस। तो भोजन जब मुंह में लसर करने लगता है, एकदम लसरिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भोजन जो है, भोजन को लसर कौन बनाता है, यानी चिपचिपा कौन बनाता है, तो उसमें यानी कि उस भोजन में म्यूलिन नामक एंजाइम जो है मिल चुका है। जब भोजन को ऐसे कूचते हैं, तो भोजन को जब कूच देते हैं तो उसमें क्या मिल जाता है, म्यूलिन नामक एंजाइम मिल जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम जो है जीवाणुओं का नाश करता है। टाइलिन और डाइएस्टेज ये मिल करके क्या करता है, स्टार्च को शर्करा यानी कि
मंड यानी मंड को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, यानी कि स्टार्च को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। म्यूलिन का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी भोजन को क्या करना, चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य कौन करता है, तो म्यूलिन करता है। इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि जो होती है इसमें जो होती है ये 3 जोड़ी, लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी होती है। कौन कौन है, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुलर है। सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअर है। तो इन सबको देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो होती है पैराटिड होती है। सबसे बड़ी जोन होती है कौन होती है, पैराटिड। सबसे बड़ी कौन होती है, पैराटिड। सबसे बड़ी कौन होती है, पैराटिड। सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी होती है, पैराटिड होती है। इसके बाद ये 2 नंबर में होती है, इसके बाद ये 3 नंबर में होती है। सबसे बड़ी कौन होती है, पैराटिड होती है। इसके बाद कौन होता है, सब मैंडिबुलर होता है। इसके बाद कौन होता है, सब मैंडिबुलर होता है। इसके बाद कौन होता है, सब लिगुअर होता है। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब पैराटिड लार ग्रंथि में विषाणु द्वारा जो होता है संकरित हो जाए, जब हमारी पैरोटिड जो होता है ना, जब हमारा यहाँ पे पैरोटिड होती है, यहीं पे बगल में पाई जाती है, जो पैरोटिड जो होती है वो संक्रमित हो जाती है, तो उसमें हमारी गाल जो होती है यानी कि उसमें सूजन आ जाता है। पैरोटिड में क्या आता है, सूजन आ जाता है, जिसके कारण हमारे गाल क्या होते हैं, सूज जाते हैं, यानी कि कनपट्टी के आसपास में सूजन होने लगता है, जिसको हम कहते हैं गलसुआ। गलसुआ ये एक बीमारी है जो पैरोटिड को पैराटिड जो है विषाणु से संक्रमित के दौरान ये क्या होता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कनपट्टी के पास में यानी गाल के ऊपरी हिस्सा में सूजन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गलसुआ। देहात टाइप में और गांव में इसे गलसुआ माता के भी नाम से बोला जाता है। तो लोग इसमें चावल पीस करके लगाते हैं, गाँव में आप लोग देखे होंगे, गलसुआ माता जिसको बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सांप में पैरोटिड जो होता है, सांप में अगर यही सांप में हो, पैरोटिड यही सांप में पाया जाएगा, तो वो पॉइजन ग्लैंड यानी कि जहर की थैली का काम करता है। पैरोटिड सांपों में किसका काम करता है, पैरोटिड जो होता है सांपों में किसका काम करता है, तो पैरोटिड जो होता है सांपों में काम करता है पॉइजन ग्लैंड का काम करता है, यानी जहर की थैली का काम करता है। जैसे ही सांप डंक मारता है तो ये जहर की थैली जो होती है इनके ठीक दांत के पास पाई जाती है, और यहाँ से वो क्या करता है, दांत के माध्यम से इंजेक्ट कर देता है, मांसपेशियों में इंजेक्ट कर देता है, जिसके तहत जो होता है सांप का ये जो है सांप का ये लार्वा जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से इंसानों के लिए बहुत डेंजर होता है, यानी इंसान अगर सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर मर जाता है। तो पूछता है कभी कभी कि पैराटिड यानी कि सांपों में पैराटिड जो होता है किसका काम करता है, तो जहर की थैली का काम करता है, यानी कि काम करता है किसका, पॉइजन ग्लैंड का काम करता है। ठीक है, पॉइजन ग्लैंड का काम करता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं, अगला इसका हिस्सा है दांत। अब हम दांत को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देख टीथ, दांत। सबसे पहले बता दूं कि दांतों का अध्ययन जो कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो होता है सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। दांतों में हमारे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम का टोटल 85% मात्रा होता है, जो सबसे अधिक होता है। दांतों का जो निर्माण में 85% जो मात्रा होता है वो कैल्शियम फास्फेट का होता है, यानी कि कैल्शियम का तो मात्रा रहता ही, लेकिन उसमें फास्फेट का भी मात्रा होता है, कैल्शियम फास्फेट, यानी 85% की मात्रा जो होती है क्या होती है, वो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है, और 10% होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे दांतों में 85% कैल्शियम फास्फेट होता है, 10% CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और शेष जो होता है उसका शेष भाग जो होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं दांतों का टूट फूट का होना, ये किस पर निर्भर करता है, फ्लोरीन
की मात्रा, जब फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी हमारी दांत में तो दांत क्या होते हैं, टूटने फूटने लगते हैं। तो फ्लोरीन के कारण क्या होते हैं, दांत जो होते हैं टूट फूट जाते हैं, यानी कि फ्लोरीन का दांतों का क्षरण जो है किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। अब पढ़ते हैं मानव दांत के कितने परत होते हैं। मानव दांत के 2 परत होते हैं। मानव दांत के मेनली कितने परत होते हैं, 2, एक बाहरी परत एक आंतरिक परत। बाहरी परत को हम इनामेल कहते हैं, बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और आंतरिक जो अंदर की परत होती है उसे हम डेंड्राइन कहते हैं। बाहरी परत यानी कि दांत के बाहरी परत क्या कहलाती है, इनामेल कहलाती है, और आंतरिक परत क्या कहलाती है, डेंड्राइन कहलाती है। जो इनामेल होता है, इनामेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनामेल जो होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो हमारे शरीर का जो इनामेल होता है, हमारे दांत का जो इनामेल होता है वो पूरे शरीर का कठोर भाग है, और यह जो है किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फोट का बना होता है, यानी सबसे ज़्यादा कौन चीज़ होता है, 85% इसकी मात्रा होता है कैल्शियम फास्फेट की। तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है इनामेल में, इनामेल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और यह इनामेल को दांतों का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि ये दांतों को क्या करता है, रक्षा करता है। तो दांतों का रक्षा कौन करता है, तो हमारा इनामेल करता है। वैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि वैसे दांत जो जीवन में केवल 2 बार आते हैं उनको डिफियोडोंट कहते हैं। डिफियोडोंट, वैसे दांत जो हमारे केवल जीवन में 2 ही बार आते हैं तो डिफियोडोंट वो दांत कहलाते हैं। जो जीवन में 2 बार दांत निकलता है उसको हम कहते हैं डिफियोडोंट। जैसे दूध का दांत, दूध का दांत जो होता है ना बाबू, 2 ही बार निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफियोडोंट कहते हैं। ठीक है। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। डिफियोडोंट की संख्या जो होती है 20 होती है। वैसे दांत जो जीवन में केवल और केवल 1 बार निकलते हैं उसको हम कहते हैं मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट, उसको क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट कहते हैं। जो जीवन में केवल और केवल 1 बार निकलते हैं, ये वयस्कों में देखा जाता है, वयस्क पुरुषों में देखा जाता है। ठीक है, यानी हम लोगों में आसानी से ये दांत देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम है मोनोफियोडोंट, जो जीवन में केवल 1 ही बार उगते हैं। अगर 1 बार टूट गए तो फिर बिना दांत के हो जाओगे, फिर खाना नहीं चबा पाओगे। ठीक है, तो कैल्शियम वगैरह लेनी चाहिए। कैल्शियम वगैरह दांत में नहीं रहेंगे तो कैल्शियम और फ्लोरीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए दांत के अंदर, नहीं तो पूरा दांत क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। अगर पूरा दांत जब झड़ जाएगा तो कैसन लगेंगे, यानी जवानी में आदमी बूढ़ा हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए ये भैया को ये कैल्शियम फ्लोरीन को सोचिए मत, और कैल्शियम थोड़ा लेते रहिए, कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम फास्फेट वगैरह लेते रहिए। युवाओं में तो कैल्शियम एकदम कूट कूट के भरा होता है भाई। हमारे देश के 57% युवा हमारे देश में हैं जिनमें कैल्शियम की कमी कहाँ से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। इसे मिटाने के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए दांत के प्रकार को पढ़ते हैं। मुख्यतः दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, मैं बता दे रहा हूँ। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। देखते हैं सभी को। तो दांतों के प्रकार, दांतों के 4 प्रकार होते हैं कि जैसा कि हमने बताया दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कृतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है। अग्रचवर्णक, चवर्णक होता है। इस कृतक को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंसिसर कहते हैं। ये इंसिसर यानी कि कृतक क्या होता है, कृतक जो होता है ये मेनली इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। कृतक को क्या कहा जाता है, कृतक को नोज टीथ भी कहा जाता है, जो किसी फल जो काटने का कार्य करता है, किसी चीज़ को काटने का कार्य यानी कृतक करता है। नाम में ही कृतक लिखा है, मतलब काटना। कृतक, क से कृतक, क से काटना। तो कृतक का काम क्या होता है, काटना। कृतक का कार्य क्या होता है, काटने का काम करता है। ये पूरे हमारे वयस्क में इनकी संख्या जो होती है 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल संख्या इनकी जो होती है
कितनी होती है? 8 होती है। और जो ये होते हैं शाकाहारी जानवरों में, शाकाहारी जानवरों में ये जो होते हैं शाकाहारी जानवरों में ये चौड़ा होते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृदंत जो होते हैं, कृंतक जो होते हैं वो चौड़ा होते हैं। क्या होते हैं? चौड़ा होते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृंतक क्या होते हैं? चौड़ा होते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृंतक क्या होते हैं भाई? चौड़ा होते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृंतक जो होते हैं क्या होते हैं? चौड़ा होते हैं। शाकाहारी जानवरों में कृंतक चौड़ा होते हैं। कृंतक को नोज तीथ भी बोला जाता है। ये हमेशा काटने का कार्य करता है। इनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे यानी कि टोटल 8 होती है। अब रदनक को हम लोग आई तीथ भी बोलते हैं। रदनक को हम लोग क्या बोलते हैं? आई तीथ। रदनक को क्या बोलेंगे? आई तीथ बोलते हैं। रदनक का और काम क्या करता है? चिड़ने और फाड़ने का काम करता है। रदनक जो होता है किसका कार्य करता है? चिड़ने और फाड़ने का कार्य करता है। और ये जो होता है ना मांसाहारी जानवरों में बहुत नुकीला होता है। कुत्ता हो गया, शेर बाघ में हो गया, ये काफ़ी क्या होता है? नुकीला होता है और लंबा होता है। नुकीला और लंबा होता है और ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। तो चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है? तो रदनक काम करता है। चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक करता है, जिसकी संख्या 2 + 2 यानी 4 है। जिनकी संख्या क्या है? 2 + 2 और 4। अर्ध चवर्णक क्या होता है? प्री मोलर जिसको बोला जाता है, प्री मोलर यानी कि इसको चिक टीथ भी बोल सकते हैं, चिक टीथ या प्री मोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह भोजन को चबाने में मदद करता है। भोजन को चबाने में कौन मदद करता है? चिक टीथ कहते हैं इसको। प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक भोजन को चबाने में काम करता है। इनकी संख्या 4 और 4 यानी कि टोटल इनकी संख्या 8 होता है। ये वयस्कों में बता रहे हैं, बच्चों में नहीं बता रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं, बच्चों में जो होता है टोटल दूध के दांत जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों में, जो दूध के दांतों की संख्या कितनी हमने बताया था? 20 बताया था। जो छोटे बच्चों में होते हैं, जो 12 वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत जो होते हैं पूरे झड़ जाते हैं, फिर से पुनः दांत उगते हैं उनके जगह पर, जो मेनली इन दांतों में गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अग्र चवर्णक की बात कर लेते हैं, यानी मोलर की बात करते हैं। मोलर यानी कि विजडम टीथ, इसको विजडम टीथ कहते हैं। यानी ये भी क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है, यानी भोजन को चबाने वाला ये भी दांत होता है। इनकी संख्या जो होती है 6 + 6 होती है, यानी 12 होती है। बच्चों में अग्र चवर्णक जो होता है, बच्चों में अग्र चवर्णक पूर्णतः अभाव होता है। ये बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है, जबकि ये चवर्णक जो होता है इसका तो एकदम पाया ही नहीं जाता, इसका अभाव ही नहीं रही तो पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों में ये पाया नहीं जाता है। अधिकतर ये जो होता है 15-16 तक के अवस्था में चवर्णक नहीं दिखाई देते हैं। उस तरह जब 15, 16, 18 के अवस्थे में जब बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, तो उनमें दांतों की संख्या 28 या 30 के आसपास रहती है, यानी 4। इनकी जो संख्या जो होती है, चवर्णक जो होते हैं यानी कि 12 वर्ष तक दूध के दांत रहते हैं, जैसा कि हमने बताया। इस तरह टोटल हमारे पास दांतों की संख्या जो होती है कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। 12, 8, 20, 20, 4, 24, 8, 32 इस तरह हो जाती है। अब मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 और जोड़ देते हैं इसमें, यानी कि टोटल हमारे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। 20 जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, जो बच्चों में होते हैं वो झड़ जाता है, यानी टूट जाता है, जो फ्लोरीन के चलते टूट जाता है, और टूटने के से फिर वो दांत जम जाता है और फिर जमता है। तो इस तरफ एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 52। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होते हैं। अगला चीज़ पढ़ते हैं, अगला चीज़ पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि जो जानवरों में दांत होते हैं ऊपरी हिस्सा में होते हैं, निचले हिस्सा में दांत नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जीवों में, जैसे कि पंछियों में दांत जो होते हैं वो ठोर के टाइप में विकसित होते हैं, लेकिन पंछियों में दांत जो होते हैं ठोर के टाइप में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि
मच्छरों में एक इंटरेस्टिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 47 मच्छर में होते हैं। गाय भेड़ बकरी में इस सब में दांतों की संख्या जो होती है 32 हो जाती है। सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या जो होती है घोड़ा में होती है, 44 दांत लगभग घोड़ा में होते हैं। घोड़ा में सबसे दांतों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि स्तनधारी वर्ग में सबसे कह सकते हैं स्तनधारी वर्ग में दांतों की संख्या घोड़ा की सबसे अधिक होती है। घोड़ों में स्तनधारी वर्ग में दांतों की संख्या घोड़ों में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? घोड़ा में 44 होती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट 2 करके आएगा, उसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 करके वीडियो आएगा, उसमें हम मिलते हैं।